अच्छा जी, कल तक हमने पढ़ लिया था जी इंडेक्स तक। CSS डिस्प्ले में कोई सवाल किसी का? मैं कोई सवाल कर लूँ फिर? अच्छा जी, CSS डिस्प्ले, लेट्स सपोज डिस्प्ले, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? ब्लॉक, इनलाइन और नन। ठीक हो गया, हमने ये कल 3 पढ़ी थी। आज हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, इनलाइन ब्लॉक। चलो ना, एलिमेंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ है ब्लॉक में, जो है ना सारी प्रॉपर्टी यूज़ रहती हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। इनलाइन एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वर्क नहीं करती हैं। जिस तरह कल हमने देखा था पोजीशन स्टैटिक में हम लेफ़्ट राइट बॉटम ज़ीरो नहीं यूज़ कर सकते हैं, जबकि रिलेटिव में हम कर सकते हैं और बाकी सब में भी कर सकते हैं। उसी तरह डिस्प्ले इनलाइन में कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइक पैडिंग वर्क तो करती है, लेकिन उस जिस तरह वर्क करनी चाहिए वैसे वर्क नहीं करती है। मार्जिन, ठीक हो गया। उसके बाद विथ एंड हाइट, ये वर्क नहीं करती है इनलाइन में, जबकि ब्लॉक लेवल में हम डिव एलिमेंट की विथ से कंट्रोल कर सकते हैं ना। 100% होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसको 50% कर देते हैं, वट एवर जो भी हम चाहिए हो। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी हम विथ नहीं सेट कर सकते हैं इस तरह, लाइक स्पैन एलिमेंट, हम उसकी विथ सेट नहीं कर सकते हैं और उसकी हाइट भी नहीं सेट कर सकते हैं। मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन पैडिंग जो है, पैडिंग जिस तरह वर्क करनी चाहिए वैसे पैडिंग वर्क नहीं होती है। तो हम ये देख लेंगे आज। उसके बाद हमारे पास आई थी पोजीशन। पोजीशन कितनी तरह की होती हैं जी? तला भाई आप बताएंगे। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। हमारे पास ये 5 तरह की पोजीशंस होती हैं। इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है? बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। ठीक हो गया जी। स्टैटिक में जो है हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक में हम ये 4 प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी हो तो फिर हमें उसको रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड या स्टिकी करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैक्स विथ हमने पढ़ लिया था। जी इंडेक्स का क्या काम होता है? किसी भी एक एलिमेंट को ये टॉप पर लेकर आ सकते हैं या फिर नीचे को लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया जी, वो हमारे पे डिपेंड करता है। ओवरफ्लो, आज हम ओवरफ्लो देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो जिसकी वैल्यू होती है वो होती है विजिबल। ओवरफ्लो की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो विजिबल होती है कि आपको कंटेंट नज़र आता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक डिव एलिमेंट लिया, उस डिव एलिमेंट में हमने ये कंटेंट रख दिया यू से लेकर बॉक्स तक, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उस डिव के अंदर का कंटेंट है। डिव की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? 100%। हमने इसको 200 पिक्सल्स कर दिया। हाइट इसकी 50 पिक्सल्स कर दी, जबकि हाइट इसकी ऑटो होती है। जितना कंटेंट आता रहता है उसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन हमने इसकी विड्थ भी चेंज कर दी और हाइट भी चेंज कर दी। हमने इसको एक बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल्स डॉटेड ब्लॉक, और बैकग्राउंड कलर हमने ये रख दिया है। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, लेट्स सपोज येलो कर दें। तो आपका डिव बॉक्स जो है वो इतना सा है। अगर आप इसकी हाइट इंक्रीज़ करना चाहें, लेट्स सपोज हाइट 70 पिक्सल्स, हमने हाइट उसकी इंक्रीज़ कर दी। अब इसके अंदर का कंटेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो जो है वो विजिबल ही होता है। आप इसको ख़त्म भी कर दें, रन करें, तो ये सेम एज इट इज़ काम करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कंटेंट इस बॉक्स के अंदर आता है उतना ही शो हो,
कंटेंट ओवरफ्लो ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो को हाइड कर दो। रन करें तो अब देखें जितना कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा था वो अब हाइड हो चुका है, अब वो आपको कंटेंट नज़र नहीं आएगा। लेकिन कंटेंट जो था हम उसको पढ़ना भी चाहते हैं हम चाहते हैं कि कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है हम उसको पढ़ भी सकें, लेकिन वो कंटेंट जो है इस बॉक्स से बाहर भी ना निकले। तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो को हम ऑटो कर देते हैं। रन करें तो अब देखें इसमें क्या आ गया, एक स्क्रॉल बार आ गया। तो अब अगर आप इसको स्क्रॉल से नीचे और ऊपर करें तो ये आपको कंटेंट इसका नज़र आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो विजिबल, हिडन करने से ओवरफ्लो कंटेंट जितना भी होता है वो सारा हाइड हो जाता है। ऑटो करने से स्क्रॉल बार आ जाता है। स्क्रॉल बार तब आता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। एक है ऑटो फ्लो स्क्रॉल। रन करें तो अब देखें स्क्रॉल बार वाई एक्सिस पे भी आ गया और एक्स एक्सिस पे भी आ गया, मीन्स के दोनों तरफ आ गया। लेकिन जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ थी वाई एक्सिस पे। अगर हम यहाँ पे कंटेंट कम भी कर दें, लेट्स सपोज हम कंटेंट इतना रहने देते हैं, यू कैन यूज़ तक, अब रन करें तो अब देखें स्क्रॉल बार अभी भी आया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये प्यारा नहीं लग रहा है। ऑटो ओवरफ्लो स्क्रॉल करने से क्या होता है, आपको स्क्रॉल बार अब हर बार नज़र आएगा, कंटेंट ओवरफ्लो हो भी रहा हो या ना हो रहा हो, स्क्रॉल बार नज़र आएगा। ऑटो करने से क्या होता है, स्क्रॉल बार तब ही आता है जब उसको ज़रूरत होती है। अब अगर हम यहाँ से कंटेंट इंक्रीज कर दें और ओवरफ्लो ऑटो करें तो क्या होगा, कंटेंट यहाँ से बाहर तो नहीं आएगा बॉक्स में से, लेकिन साथ में स्क्रॉल बार आ जाएगा। रन करें तो अब देखें अब ये स्क्रॉल बार आ जाएगा। जी क्लियर है? ओके जी, यही चार इसकी वैल्यू है बस, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो और विजिबल। बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल। हमने देखा ना, हम किसी भी एलिमेंट को लेट्स सपोज पहले डिस्प्ले नन किया हुआ है, उसके बाद अगर उसको हम दिखाना चाहे तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देते हैं। कोई एलिमेंट पहले से डिस्प्ले नन हो, अगर उसी एलिमेंट को दोबारा जाके दिखाना हो किसी तरीके से, हम उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर पहले से ही डिस्प्ले हिडन है, नज़र नहीं आ रहा है, आप उसको नीचे जाके ओवरफ्लो विजिबल कर सकते हैं या ऑटो कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें ना ये हम जावास्क्रिप्ट में भी कर रहे होंगे। आप बटन के क्लिक करने पे किसी भी एलिमेंट को गायब कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को शो कर सकते हैं, हम HTML के कंप्लीट एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पढ़ाने का भी मकसद है कि आप लोगों को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का भी पता हो कि लेट्स सपोज आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, हम जब बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे ना, उसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी आपकी बटन की स्टाइलिंग वटेवर जो भी सारी चीज़ें हैं स्टाइलिंग हुई पड़ी होगी, कुछ एलिमेंट्स हाइड किए गए होंगे, आप नीचे जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते होंगे। तो ये फिर बताने का मकसद ये होता है। ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो एक्स से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, और ओवरफ्लो वाई से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो जो है दोनों तरफ से हो जाता है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अगर आपने अलग अलग से करना है तो आप ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई भी यूज़ कर सकते हैं। जी क्लियर है? किसी को कोई सवाल हो? उसके बाद आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट का तर्जुमा क्या है? तैरना। ठीक हो गया, तैरना। अब किसी भी एलिमेंट को अच्छा जी, अभी देखें, एक पैराग्राफ लिया गया यहाँ से लेकर
यहाँ तक, उसी P के एलिमेंट में आपके पास ये इमेज आ रही है। ठीक हो गया। तो हमें पता है जैसे जैसे हम कंटेंट लिख रहे होते हैं उसी तरह स्ट्रक्चर बनता जाता है। जो एलिमेंट पहले आएगा वो पहले नज़र आ जाएगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में शो होगा। तो P एलिमेंट, P के बाद फ़ौरन इमेज, तो इमेज जहाँ तक आएगी वहाँ तक शो हो जाएगी। उसके बाद हमने जो भी कंटेंट लिखना है वो हमें कंटेंट नज़र आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इमेज जो है ये राइट साइड पे आए, ये राइट साइड पे आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज को टारगेट करें, लेट्स सपोज फ्लोट राइट की जगह टेक्स्ट लाइन राइट करें, रन करें, तो देखें कुछ भी नहीं होगा। हम इमेज को टारगेट करके टेक्स्ट लाइन अगर राइट भी कर दें कुछ भी नहीं होगा। अब अगर इसको फ्लोट राइट कर दें, हम फ्लोट राइट कर दें, रन करें, तो अब देखें अब क्या हुआ, वो राइट साइड पे चला गया और लेफ़्ट साइड पे जितना कंटेंट आना था, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होता है ना, तो पैराग्राफ का कंटेंट बाकी जितना भी है वो सारा का सारा लेफ़्ट साइड की तरफ आने लग गया। ये फ्लोट है। आप इसी तरह किसी भी एलिमेंट को राइट है आप लेफ़्ट कर सकते हैं, रन करें, तो ये देखें अब ये लेफ़्ट साइड की तरफ तैर रहा है, ये आप कह सकते हैं। बाकी इसकी मज़ीद एग्जांपल जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स नहीं, ये बस एक दिखाने का मकसद है, बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। अप एंड डाउन भी हो सकता है। नहीं, लेफ़्ट और राइट ही, बस सिर्फ लेफ़्ट और राइट है। दो तीन हमने डिव लिए, डिव क्लास दे दी div 1, div 2 एंड div 3। बाय डिफ़ॉल्ट div कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इसे 100% विड्थ पे होना चाहिए था, ऐसे ही है। हमने क्या किया, div 1 को बैकग्राउंड रेड, देन येलो और देन ग्रीन दे दिया। ये ख़त्म करें। अब जितने भी div हैं उन सबको पैडिंग मिलेगी 15 पिक्सल्स। div 1 को बैकग्राउंड रेड, div 2 को येलो, div 3 को ग्रीन। रन करें तो ये देखें ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ऐसे ही है। पैडिंग 15 पिक्सल्स, ये भी ख़त्म कर दें, रन करें तो ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है विदाउट पैडिंग भी। हम इसको पैडिंग दे देते हैं, 15 पिक्सल्स हमने दिया था, रन करें तो टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट से इसको 15 पिक्सल्स पैडिंग मिल गई है। अब अगर इसको हम कर दें फ्लोट लेफ़्ट, जितने भी डिव एलिमेंट है वो सारे के सारे लेफ़्ट साइड की तरफ तैरना शुरू कर दें, तो क्या होगा, डिव में जितना कंटेंट है उतनी उसकी विड्थ हो जाएगी और वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद div 2 इस div 1 के फ़ौरन बाद आ जाएगा, इनलाइन हो जाएगा आप कह सकते हैं। रन करें तो ये देखें ये क्या हुआ, फ्लोट लेफ़्ट हो गया। राइट साइड पे करना हो किसी भी एलिमेंट को तो आप उसको फ्लोट राइट कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, div 1 और div 2 को फ्लोट लेफ़्ट और div 3 को क्या है, फ्लोट राइट। आप इसमें से ख़त्म करके अगर हम इसमें लेकर आए तो अब देखते हैं क्या होता है। रन करें तो अब देखें उसने अपनी जगह छोड़ दी, उसकी जगह div 3 आ गया और div 2 जो है राइट साइड की तरफ उसने तैरना शुरू कर दिया। तो ये कुछ फ्लोट के काम है। अक्सर आपने वेबसाइट्स वगैरह में भी देखा होगा, एक फर्स्ट बॉक्स होता है उसमें कुछ कंटेंट होता है, या फिर अगर हम सीरत की एग्जांपल ले लें, अच्छा जी, अब ये देखें ये 3 बॉक्सेस, ठीक हो गया जी। एक ये डिव है, एक ये डिव है और एक ये डिव है। इसकी सिर्फ स्टाइलिंग में चेंज है। क्या किया गया है, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दिया गया है,
बॉक्स शेडो दिया गया है, आइकन हेडिंग कुछ है और ये पैराग्राफ। आइकन हमने सीख लिया है, ऐसे ही है। हेडिंग्स भी हमें आती हैं, पैराग्राफ भी आता है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना आता है, पैडिंग भी यूज़ करनी आती है, विड्थ भी चेंज करनी आती है, हाइट भी चेंज करनी आती है। सारी चीज़ें तो हमें आती हैं। तो उन सारी चीज़ों की मदद से आप ये बना सकते हैं आप इजीली। माउस का कर्सर जब लेके जाएं ओवर करने पे, ऐसे ही है, किसी भी एलिमेंट पे हम ओवर लगा सकते हैं। तो ओवर करें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें और टेक्स्ट जो सा यूज़ हुआ है उसका कलर चेंज कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, जैसे ही लेकर आए बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाता है तो टेक्स्ट कलर आप वाइट कर दें। जी, दो डिव के दरमियान दोनों को पैडिंग दे दें, दोनों को अंदर से पैडिंग दे दें कंटेंट को। उसके अंदर मज़ीद एक डिव ले लें, आप उसमें स्टाइलिंग कर दें और इसी तरह कोडिंग होती है। आगे हम देखेंगे। ऑल राइट जी, फ्लोट एग्जाम्पल्स, हम फ्लोट एग्जाम्पल्स में आते हैं। ये देखें, इसी तरह है ना, बॉक्स 1 बॉक्स 2, उसके बाद बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसे ही है ना, बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। तो ये सेम वही चीज़ है। अच्छा जी, बॉक्स साइजिंग याद है क्या होता है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इससे क्या होता है जी? आपके किसी भी एलिमेंट में लेट्स सपोज आप एक विथ रख देते हैं। अब जिस तरह हमने विथ इसकी रखी है बॉक्स की, अब यहाँ पे देखिए कोडिंग क्या है। एक डिव लिया गया है, उस डिव के अंदर एक डिव, 2 डिव और 3 डिव, ठीक हो गई, 3 डिव आ गई आपके पास। तीनों को क्लास दे दी गई है बॉक्स। इसका बैकग्राउंड कलर इनलाइन स्टाइलिंग करके ही चेंज किया गया है। बॉक्स, इस बॉक्स का कलर और इसका बैकग्राउंड कलर और इसका थोड़ा सा डार्क लाइट कर दिया गया। अब देखें, बॉक्स फ्लोट क्या किया गया, लेफ्ट। अगर हम इसकी विड्थ ख़त्म कर दें, इसकी विड्थ ख़त्म करें, रन करें, तो ये देखें, और पैडिंग भी अगर ख़त्म कर दें तो आप देखें जितना कंटेंट उसको चाहिए उतनी विड्थ हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, ऐसे ही हमने देखा था ना लास्ट में। अब अगर इसमें मज़ीद थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, इनकी विड्थ कर दें 33.33%, तो बॉक्स की, इन तीनों बॉक्सेस की कंप्लीट विड्थ कितनी बनेगी? 99.99% हो जाएगी। ठीक हो गया, रन करें तो ये देखें। अब अगर इसमें हम पैडिंग भी इंक्रीज कर दें, लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स, अगर ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ना होता तो क्या होता, इस विड्थ में मज़ीद 50 पिक्सल्स ऐड हो जाता। टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से मज़ीद विड्थ जो है, बल्कि विड्थ है सिर्फ, तो लेफ़्ट और राइट से मज़ीद 50 पिक्सल्स इंक्रीज़ हो जाता। तो ये 33.33% 100 प्लस 100 पिक्सल्स हो जाता है ये। तो हमारे पास विड्थ टोटल कितनी होती है? 100% होती है, तो ये 100% से इंक्रीज़ हो जाता। ऐसे ही है। तो नेक्स्ट जो बॉक्स है लास्ट वाला, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलती, उसने ज़ाहिर सी बात नेक्स्ट लाइन में आ जाना था। अब अगर रन करें तो ये देखिए, टॉप बॉटम राइट और लेफ़्ट से इसको पैडिंग मिल गई है 50 पिक्सल्स। ठीक हो गया जी। अगर आपने 4 बॉक्सेस बनाने हो, हम एक और बॉक्स बना लेते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, लेट्स सपोज कौन सा बैकग्राउंड कलर होगा? ब्लैक हो गया। इसको कलर हम दे देते हैं वाइट, कि टेक्स्ट जो है हमें वो नज़र आए। अब बॉक्स हमने किया है, रन करेंगे तो क्या होगा जी? कैसे? बॉर्डर बॉक्स तो लगा हुआ है, विड्थ भी तो देखें 33.33% है हर बॉक्स की। तो ये 99.99% के बाद, उसके बाद कोई स्पेस तो मिलेगी नहीं 33%, तो वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
ठीक हो गया जी, ये एक और बॉक्स आ गया। अब अगर इसको भी इसी लाइन में लेकर आना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम विथ उसकी 25% कर देंगे। जब 25% करेंगे तो चारों को मिला के टोटल विथ कितनी बन जाएगी, 100%। तो वो फिर एक लाइन में आ जाएंगे। इस तरह आप इनकी विथ स्क्रीन साइज़ कम कर दें, स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर दें, तो ये सेम अब परसेंटेज के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अलग-अलग मतलब, अच्छा थोड़ा सा फासला मैं आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखें ना, इसके दरमियान ये फासला है, दोनों कंटेंट के दरमियान फासला है। अगर ये हम पैडिंग ना देते तो क्या होता, फासला नहीं होता। रन करें तो ये देखें, ये इसके बिल्कुल साथ जुड़ गया है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अब फासला जो है ना, आप एक और डिव लें, उस डिव के अंदर इस पैराग्राफ को रख दें और बैकग्राउंड ये स्टाइल जो है आप क्लास स्टाइल बैकग्राउंड कलर ये कर दें। हमने स्टाइलिंग किसको की है, बॉक्स को। रन करें एंड बॉक्स को पैडिंग आप लेट सपोज देते हैं हम 24 पिक्सल से देते हैं। रन करें तो ये देखें, अब इनमें स्पेसिंग आ गई, ऐसी है, इस बॉक्स में अब स्पेस आ गई। अब यही चीज़ आप सारों के साथ कर सकते हैं। जी क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक डिव बॉक्स लिया। अब आपका बॉक्स जो है ना वो कंप्लीट 25% है, उसको उस बॉक्स को हमने पैडिंग दे दी। तो हमें पता है कि अगर हम पैडिंग दें तो उस बॉक्स के अंदर से हमारे पास स्पेसिंग आती है न्यू एलिमेंट तक। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट हमने लिया, हमने उसको बैकग्राउंड कलर ये कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब मज़ीद जाके अब इसको पैडिंग दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी करना हो वो आप पे डिपेंड करता है। जी क्लियर है। चलिए क्लियर फिक्स को वहाँ पे हमने यूज़ करना। जी क्लियर फिक्स का मैं अब बताने लगा था आपको। इक्वल हाइट बॉक्सेस, दोनों की हाइट सेम, मतलब आप हाइट इंक्रीज़ कर दें दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। ये फ्लैक्स बॉक्स की मदद से है, जब हम फ्लैक्स बॉक्स में पहुंचेंगे तो हम तब करेंगे। नेविगेशन मेन्यू आप ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, वेब लेआउट एग्जाम्पल, बाकी ये सारी चीज़ें ना मतलब ये एग्जाम्पल हैं, हम आगे देखेंगे इसको। क्लियर में आ जाते हैं अब, क्लियर एंड क्लियर फिक्स। द क्लियर फिक्स हैक, जब आप फ्लोट जो है यूज़ करते हैं, फ्लोट के बाद वाले एलिमेंट उसको भी ऑटोमेटिकली फ्लोट मिल रहा होता है। अगर तो आप क्लियर नहीं यूज़ करते हैं, क्लियर फिक्स नहीं यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, ये कंटेंट फिर नेक्स्ट अगर आप बनाएंगे कुछ इस तरह का, आपको इस तरह का नज़र आएगा कुछ, लेकिन आपको इस तरह का तो नहीं चाहिए, आपको तो इस तरह का चाहिए। तो फिर आप क्लियर फिक्स यूज़ करते हैं। क्लियर फिक्स क्या करता है कि फ्लोटेड जो एलिमेंट होते हैं वो फ्लोट को रिमूव कर देता है नेक्स्ट एलिमेंट्स में से। तो सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ क्लियर फिक्स करने लग गया।
ओके जी, क्लियर पिक्स ओवरफ्लो ऑटो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें फिर फ्लोट नहीं यूज़ होगा। इनके हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना लेआउट ख़राब नहीं करना है तो फिर आप ओवरफ्लो ऑटो यूज़ करेंगे। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर से हम मतलब फ्लोट वगैरह इतना यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन सम टाइम्स यूज़ में आ भी जाता है। तो इस वजह से यानी कि एक चीज़ नज़र से गुजर जाए ताकि हमें याद तो रहे ना कि ये चीज़ हमारी नज़र से गुजरी और ये चीज़ है तो एग्जिस्ट करती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये लेआउट वगैरह है ना, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। सबसे पहले लेआउट जो है वो टेबल के ज़रिए बनते थे। टेबल हमने पढ़ा हुआ है ना। लेट्स सपोज आप एक रो बना लें, उस रो में 3 कॉलम बना लें, सेम ये वही काम करेगा। ठीक हो गया। उस 3 कॉलम के अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहले टेबल के ज़रिए बनाया जाता था लेआउट, उसके बाद फ्लोट के ज़रिए बनाया गया। फ्लोट के बाद हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स आ गया। फ्लैक्स बॉक्स की मदद से हमारा काम बहुत आसान हो गया है। लेआउट बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। अब उसके बाद अब उससे भी लेटेस्ट चीज़ आ गई ग्रिड आ गई। लेकिन ग्रिड ना इस टाइम बहुत ही लेटेस्ट कह लें, न्यू चीज़ है। फ्लैक्स बॉक्स जब हम करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करना आसान है। हमने जब बूटस्ट्रैप करनी है, बूटस्ट्रैप भी फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। और जब हम रिएक्ट नेटिव पे पहुंचेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे, उसमें भी फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ हो रही है। तो इस वजह से हम फ्लैक्स बॉक्स तक ही रहेंगे, ताकि आप लोग ग्रिड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स ही अच्छे से कर लेंगे ताकि वो मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम आ जाएगी हमारे। तो टेबल भी नहीं अब हम करते हैं लेआउट के लिए, फ्लोट भी नहीं करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं फ्लैक्स बॉक्स। तो हम जब फ्लैक्स बॉक्स करेंगे उससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी काफ़ी। उसके बाद CSS जी, वो जब हम फ्लैक्स बॉक्स के टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, फ्लैक्स बॉक्स आपका आएगा जब हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ये आपकी लेट्स सपोज आज नेक्स्ट वीक हमारा क्या बन रहा है, मिला करे आपका 15, तो शायद 21 तारीख को, 21 फरवरी, उस टाइम फिर आप फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 21 या 22 फरवरी को उस टाइम ये देखें आपका ये टॉपिक आएगा CSS फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स का एक कंप्लीट लेक्चर होगा हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक पे, यानी कि वो इतनी बड़ी चीज़ कह लें। ओके जी, CSS इनलाइन ब्लॉक क्लियर है जी। ओवरफ्लो और फ्लोट, कोई कंफ्यूजन वगैरह? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वैल्यू, अब डायरेक्ट तीनों हम यूज़ करते हैं, हम उसमें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्पैन क्या होता है? डिस्प्ले इनलाइन होता है। तो डिस्प्ले इनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट यही है। उसके बाद हमने एक डिव लिया, डिव के अंदर क्लास A, क्लास B और क्लास C, क्लास A, क्लास B और क्लास C। स्पैन जिसको क्लास A मिली हुई है, स्पैन जिसको क्लास A मिली हुई है वो डिस्प्ले इनलाइन है। ये डिस्प्ले इनलाइन है, ठीक हो गया जी। ये डिस्प्ले इनलाइन। स्पैन जिसको क्लास मिली है B, उसको क्या करो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। और डिस्प्ले ब्लॉक करे तो हमें वैसे भी पता है इनलाइन एलिमेंट्स को ही अगर आप ब्लॉक कर दें तो वो एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट काम करता है। डिस्प्ले इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में क्या फ़र्क है? इनलाइन में देखें, पैडिंग 0 करें, बॉर्डर भी 0 करें, ये इसका ओरिजिनल बिहेवियर है, ठीक हो गया, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ये जी। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। हम किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। स्पैन जब आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, फर्स्ट असाइनमेंट CSS की, उसमें आप स्पैन एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर रेड, ब्लू और येलो वगैरह कर रहे थे। हमने देखें इस स्पैन एलिमेंट को, इसको विथ इसकी की 100 पिक्सल्स और हाइट की 100 पिक्सल्स। क्या इसकी विथ 100 पिक्सल्स है? आप इसको 500 पिक्सल्स करते हैं, विथ रन करें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन है।
इनलाइन एलिमेंट्स में आप विड्थ और हाइट नहीं सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि वो डिस्प्ले इनलाइन ही रहे, मीन्स के डिस्प्ले इनलाइन ही रहे, कि वो हम जिस तरह कंटेंट लिख रहे हैं वहाँ पर ही रहे और उसमें हम कुछ मज़ीद स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। तो हम क्या कर देते हैं, हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। इनलाइन ब्लॉक का मतलब है डिस्प्ले इनलाइन ही रहेगा, लेकिन इसमें हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते होंगे। डिस्प्ले इनलाइन ही रहे लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकें। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या, विड्थ, हाइट, पैडिंग, बॉर्डर, ये सारे हम चीज़ें यूज़ कर सकें। अब देखें, ना तो इसकी विड्थ 500 पिक्सल्स हुई है, ना ही हाइट 100 पिक्सल्स हुई है। पैडिंग हम करके देखें, 50 पिक्सल्स करते हैं, 50 पिक्सल्स करें। अब इसका बिहेवियर देखिएगा, ये कंटेंट जो है ना ये यहाँ पर ही रहेगा। पैडिंग में क्या होगा, इसके चारों तरफ से पैडिंग इंक्रीज हो जाएगी। रन करें तो ये देखें, ये ऐसा बिहेवियर है इसका। हम इसको 10 पिक्सल्स करके देखते हैं, रन करें तो ये देखें, वो कंटेंट अपनी जगह पर ही है, लेकिन पैडिंग की वजह से वो इंक्रीज तो हो रही है उसमें पैडिंग, लेकिन उसके इर्द गिर्द के जो एलिमेंट्स है, कंटेंट कह लें, वो भी उस स्पेस पे ही और वो फिर आपको नज़र नहीं आएंगे। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, आपकी विड्थ भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रही है। पैडिंग दे तो वो इसके पैडिंग इसके अंदर से अब लेगा, इसके बाहर की तरफ से नहीं लेगा, कंटेंट नहीं ख़राब करेगा आपका। ये इनलाइन ब्लॉक। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वैसे ही आपको पता है, किसी भी एलिमेंट को आप इनलाइन को ब्लॉक कर दें, उसने ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाना है, वो हर न्यू लाइन में आना स्टार्ट हो जाएगा। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? जी तलहा भाई क्लियर है? आप शहजाद दो? आप लोगों की बाइक तो नहीं खराब हो जाती डेली? पेपर हो रहे हैं फाइनल। अच्छा, इस टाइम होते हैं? नहीं सर, सुबह से आप तैयारी करते रहते हैं, सर रात को लास्ट टाइम और थोड़ी आम लगाते हैं। अच्छा, आके दीदार करवा देते हैं। कब तक आप लोग के एग्ज़ाम्स? एग्ज़ाम्स कब तक आप लोग के? सर ये वीक में बस। इस वीक ही हैं, तो नेक्स्ट वीक से नमाज यहाँ पर ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दोनों ही इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्लियर है ये इनलाइन ब्लॉक? कोई कंफ्यूजन वगैरह तो बता दें, क्लियर कर लेते हैं। सर ये हम ज़्यादातर नेविगेशन मेन्यू में यूज़ करते हैं। हम नेविगेशन मेन्यू में कल हमने दिखाया था, याद है, पोजीशन स्टिक की जिसको हमने किया हुआ था नेविगेशन बार में। इनलाइन करते थे तो वो लिंक तक ही बस महदूद रहता था वो कर्सर हमारा। इनलाइन ब्लॉक करते थे वो हाइट उसकी 100% हो जाती थी और हम वहाँ पे भी क्लिक कर सकते थे। फिर CSS अलाइन है, CSS अलाइन अब तक हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आना हो क्या करते हैं हम? नहीं, डिव को लेकर आना हो सेंटर में, मार्जिन ऑटो करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये पहले ही सेंटर में होता है। हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे? विथ। लेट सपोज 90% भी कर दें तो क्या होगा, वो अब सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन ऑटो, मार्जिन 0 ऑटो करें, क्या ये काम करेगा? जी सर, करेगा। जी साथ भाई करेगा। 0 का मतलब है टॉप और बॉटम, ऑटो का मतलब है लेफ्ट और राइट। तो मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो करें तो तब वो सेंटर में हो जाता है। ये हमने कल या परसों करके भी देखा था इस तरह। तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी भी इस तरह यूज़ करें तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मार्जिन मिली होगी वो फिर 0 हो जाएगी टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट से ऑटो हो जाएगी। ओके जी। उस डिव के अंदर अब अगर टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना हो तो आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। इमेज पे भी आप टेक्स्ट लाइन अगर लगा दें ना तो वो सेंटर में आ जाता है, क्योंकि इमेज इनलाइन है और टेक्स्ट भी फिर एज अ इनलाइन काम कर रहा होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर के कंटेंट को सेंटर में अगर करना है तो आप उस एलिमेंट को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा। उसी तरह इमेज भी है, अगर आप इमेज को भी सेंटर में लेकर आना चाहें आप इमेज को टेक्स्ट अलाइन सेंटर की मदद से सेंटर में लेकर आ सकते हैं।
इमेज बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट है। ठीक हो गया जी। अगर इसको ब्लॉक करना चाहें तो क्या करेंगे? डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, उसके बाद आप मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो कर दें तो तब भी ये सेंटर में आ जाएगा। हम यही करते हैं ना डिव को, डिव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसमें फिर हम डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखते हैं। अगर आप स्पैन को भी इस तरह सेंटर में लेकर आना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें उसको, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, तो वो सेंटर में आ जाएगा। इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक सेम काम करते हैं। इनलाइन ब्लॉक होता इनलाइन एलिमेंट ही है, लेकिन इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, लाइक विथ, हाइट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, इस तरह की सारी चीज़ें फिर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रहता इनलाइन ही है। अगर ब्लॉक कर दें तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो नेक्स्ट लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये देखें, राइट में अगर करना हो पोजीशन एब्सोल्यूट राइट से कितना करें? बिल्कुल राइट में लेकर आना है तो राइट कितना करेंगे? 0 कर देंगे तो वो राइट में आ जाएगा। अगर बिल्कुल बॉटम में लेकर आना हो तो क्या करते हैं? बॉटम 0 कर देते हैं तो वो बॉटम 0 में रहता है। याद है ना, पोजीशन स्टिकी टॉप से 0, तो वो टॉप 0 पे फिर रहता है। लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग फ्लोट, आप फ्लोट के ज़रिए भी कर सकते हैं। क्लियर फिक्स हैक हमने पढ़ लिया है। सेंटर वर्टिकली यूजिंग पैडिंग, आप पैडिंग के ज़रिए भी किसी एलिमेंट को सेंटर में लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? रन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह ही है ना। हुआ क्या है, डिव क्लास सेंटर, डिव को क्लास दी गई है सेंटर, उसके अंदर पी एलिमेंट, पी एलिमेंट में ना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है, मार्जिन 0 करें, रन करें तो ये देखें, ये इसका बिहेवियर है। ठीक हो गया जी। हमने एक डिव एलिमेंट लिया जिसको क्लास सेंटर दी गई है, तो बॉर्डर उसको दिया गया 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है और उसके अंदर कंटेंट है पैराग्राफ एलिमेंट। इसको वर्टिकली सेंटर में लेकर आना हो तो सिंपल हम पैडिंग ही अगर दे दें, लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से 0 कर दें, रन करें तो ये वर्टिकली सेंटर में ही रहेगा। इस मदद से ना हम फुटर बना रहे होते हैं अपनी वेबसाइट में, वेबसाइट में हम फुटर इस तरह ही बना रहे होते हैं। सिंपल हम एक, मैं बल्कि आप करके दिखा देता हूँ। फुटर, फुटर, फुटर के अंदर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं पी, पी एलिमेंट में कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, रन करें तो ये देखें आपके पास कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व्ड आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं फुटर को और इसको हम दे देते हैं बैकग्राउंड #222, रन करें तो आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया। इसके अंदर कलर जो है हम वाइट कर देते हैं, रन करें, कलर वाइट हो गया। इसको आप पैडिंग दे दें, टॉप और बॉटम लेट्स सपोज आप इसको कर दें 25 पिक्सल्स और लेफ्ट और राइट 0, नज़र आ रहा है। फुटर बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर वाइट कर दिया, पैडिंग टॉप और बॉटम 20 पिक्सल्स और लेफ़्ट और राइट से 0, रन करें तो ये देखें। अच्छा, इसकी हाइट इंक्रीज ज़्यादा हो गई है, हम इसको 15 पिक्सल्स कर देते हैं, रन करें तो ये आपका फुटर इस तरह का। अब इसको सेंटर में लेकर आना हो तो आप सिंपल इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो ये कंटेंट जो है
सेंटर में आ जाएगा। इस तरह वेबसाइट में अक्सर फुटर होते हैं ना, अगर सिंपल लाइन का हो तो आप इस तरह फुटर बना सकते हैं। सर अगर इसको डिव के अंदर रख लें तब भी सेम वर्किंग करेगा ये? हाँ जी, सेम आप इसको डिव कर दें, लेकिन उसका बेनिफिट हमें होगा? इसका बेनिफिट नहीं ना होगा। हमें तो पता है कि हम फुटर ही बना रहे हैं। आप यहाँ पे इसको आईडी फुटर दे दें और यहाँ पर जाके हैशटैग फुटर कर दें, रन करें, सेम काम ही करेगा। लेकिन अब हमें तो पता है कि हमने फुटर बनाया है, गूगल को नहीं पता कि इस वेबसाइट में फुटर है कोई, क्योंकि फुटर एलिमेंट नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एलिमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो यूज़ करें। मेरा कहने का मकसद ये है, फुटर के अंदर डिव हम और उसके अंदर बाद में पैराग्राफ रख लें, फुटर डिव जी। उसके अंदर पैराग्राफ। कर सकते हैं, लेकिन मकसद ही नहीं है एक एक्स्ट्रा डिव बनाने का। कोड आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना, जितना कोड लिखते जाएंगे उतनी आपकी वेबसाइट की स्पीड कम, मिली सेकेंड्स में कम होती जाएगी। कोड एग्जीक्यूट होगा ना आपका स्टेप बाय स्टेप। अब आप इसमें डिव एक कोड ले लें तो कितने करैक्टर बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करैक्टर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो इसका कोई मकसद नहीं है लिखने का। जी गाइस, क्लियर है? उसके बाद CSS कम्बिनेटर्स। इसमें ना सिलेक्टर को, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका है। CSS में बहुत सारे कम्बिनेटर्स कह लें, सूडो क्लास कह लें, सूडो एलिमेंट कह लें, आप एलिमेंट्स को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें हम आ जाएं, डिव और डिव, एक को क्लास दी गई है सेंटर और एक को आईडी दी गई है फुटर। डॉट सेंटर, इससे क्या सिलेक्ट होगा? जिसको क्लास मिली हुई है सेंटर। हम यहाँ पर एक और पी बना लेते हैं और क्लास सेंटर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और लेट्स सपोज यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ, रन करें तो ये देखें, ठीक हो गया जी। सेंटर हमने इसको भी किया, पैडिंग और बॉर्डर उसको मिल गया। जिसको क्लास मिलेगी ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस डिव को क्लास सेंटर मिली हुई है सिर्फ वो टारगेट हो, सिर्फ वो सिलेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे डिव लगा देंगे। सबसे पहले डिव को टारगेट करो, जितने भी डिव हैं वो सारे टारगेट हो जाएंगे, ऐसे ही है। उसके बाद हम साथ ही डॉट लगा के सेंटर कर रहे हैं कि जितने डिव हैं जिसको क्लास मिली हुई है सेंटर, वो वाले टारगेट हो। अब अगर हम रन करेंगे तो अब देखेगा उस पैराग्राफ से वो स्टाइलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब अगर हम डिव कर दें सिर्फ, इसका मतलब है जितने भी डिव हैं उन सारों को टारगेट करो। डिव आईडी फुटर, डिव आईडी फुटर। अब ये सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करेगा जिसको आईडी मिली हुई है फुटर। रन करें तो ये देखें स्टाइलिंग चेंज होगी। डॉट सेंटर, रन करें तो ये देखें। उसके अलावा अब पी है, यही चीज़ अगर हम यहाँ पे पी लिख दें तो अब क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ है जिसको क्लास मिली हुई है सेंटर, सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करो। अब उसके बाद यहां पर देखें, डिव टारगेट करो, डिव के अंदर जितने पी एलिमेंट हैं, अगर आप किसी एलिमेंट का नाम देकर स्पेस दे दें, उसके बाद कोई और एलिमेंट का नाम लिख दें, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले डिव को टारगेट करो। स्पेस का मतलब है कि उसके अंदर चले जाओ, उसके अंदर जाके अब जितने भी पी एलिमेंट हैं उन सबको टारगेट करो। ये ज़रा गौर से देख लें, जिस चीज़ की समझ न लगे पूछ लीजिएगा। ये मतलब सिलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और
जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपका एक ये पी एलिमेंट है, ठीक हो गया जी। उसके बाद डिव के अंदर एक पी एलिमेंट ये, एक पी एलिमेंट ये जी, आ रहा है ना। अब उसके बाद डिव के अंदर सेक्शन के अंदर पी एलिमेंट है, ठीक हो गया जी। कोड को समझते जाए साथ साथ। उसके बाद मजीद डिव के बाहर पी एलिमेंट और फिर अगेन पी एलिमेंट। अब ये बॉडी जो है ना हमारा मेन है, ठीक हो गया, बॉडी एलिमेंट। उसका चाइल्ड जो है H2 है, चिल्ड्रन, एक पी चिल्ड्रन है, उसके बाद डिव चिल्ड्रन है। ये पी जो है ना ये उसका ग्रैंड चिल्ड्रन है। उसी तरह ये डिव जो है ये पेरेंट है इस पी एलिमेंट का, इस पी एलिमेंट का और इस सेक्शन एलिमेंट का। इस पी एलिमेंट का पेरेंट नहीं है वो। इस पी एलिमेंट का ये डिव क्या बनेगा? ग्रैंड पेरेंट बनेगा, ठीक हो गया जी। हम यहाँ पर टारगेट क्या कर रहे हैं? डिव टारगेट कर रहे हैं। डिव के अंदर जितने भी पी हैं, फर्स्ट चाइल्ड नहीं, जितने भी पी हैं। अब ये बेशक पी एलिमेंट उसका ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रैंड का ग्रैंड चाइल्ड है, वो सारों को टारगेट करेगा, ठीक हो गया जी। डिव के अंदर जितने भी पी आएंगे ये उन सारों को टारगेट करेगा, ये इसका मतलब है। सिर्फ डिव लिखें, इसका मतलब है जितने भी डिव है, जितने भी डिव है उन सबको बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। डिव के अंदर जितने भी पी हैं उन सबको बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। डिव स्पेस ग्रेटर देन साइन स्पेस पी, इसका मतलब है डिव के डायरेक्ट जितने भी चिल्ड्रन है पी। अब डायरेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है। अब अगर रन करें तो अब देखें, अब उसने टारगेट किया फर्स्ट पैराग्राफ को और सेकंड पैराग्राफ को जी। ये क्लियर है? अगर हम डायरेक्ट पी लिख दें इसका क्या मतलब है? जितने भी पी होंगे उन सबको ये टारगेट करके स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। चाइल्ड सेलेक्टर भी हो गया हमारा। उसके बाद सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग कौन से होते हैं? डिव के बाद ये जो है एलिमेंट, ये इसका सिबलिंग है, ऐसे ही है, ये सिबलिंग है। और उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट आपका आ रहा है पैराग्राफ 7, ये सिबलिंग है डिव का। डिव से जुड़ा हुआ है जी, डिव के साथ जुड़ा हुआ है। डिव के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, डिव स्पेस पी, इसका क्या मतलब है? डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उन सबको टारगेट करो और बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। रन करें तो ये देखें, पैराग्राफ 1 इन द डिव, पैराग्राफ 2 इन द डिव, पैराग्राफ 5 इन द डिव, पैराग्राफ 6 इन द डिव। डिव के अंदर ये 2 पैराग्राफ और डिव के अंदर ये 2 पैराग्राफ। डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको टारगेट करो। डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन, तो इसमें डायरेक्ट ही चिल्ड्रन है, ये दोनों डायरेक्ट ही चिल्ड्रन है, तो ये सेम स्टाइलिंग ही रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद प्लस का साइन। डिव के फौरन बाद जो पहला पी एलिमेंट है, डिव के फौरन बाद जो पहला पी एलिमेंट है उसको टारगेट करो। रन करें तो अब देखें, डिव के फौरन बाद पहला जो पी एलिमेंट है उसको टारगेट करो। एक उसके बाद साइन आ जाता है ये वाला। अब रन करें तो अब देखें, डिव के बाद जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उन सबको टारगेट कर दो। तो ये कुछ कम्बिनेटर सेलेक्टर्स हैं हमारे, ये कुछ कम्बिनेटर्स हैं
जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। जी क्लियर है? बोर्ड तक? स्पेस और ये फील्ड एक ही काम करते हैं? जी स्पेस और फील्ड ये वाला भी? नहीं, चेंज कर रहे हैं ना। स्पेस का मतलब है उसके अंदर के एलिमेंट्स, ये है उसके बाहर जितने भी आएंगे फौरन बाद, डिव के बाहर बाहर डिव के बाहर वाले। जी बाप भाई, ऊपर से गुजर रही चीजें। नहीं सर। अच्छा। जितने भी डिव हैं उन सबको टारगेट करो, जितने भी पी हैं उन सबको टारगेट करो। डिव डॉट पी, इसका क्या मतलब है? जी मेहर भाई, जिस डिव को पी क्लास मिली हुई है उसको टारगेट करो। जिस डिव को पी आईडी मिली हुई है उसको टारगेट करो। डिव के अंदर जितने भी पी हैं, डायरेक्ट चाइल्ड है और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड के ग्रैंड चाइल्ड है, वट एवर, उन सारों को ये टारगेट करेगा। स्पेस की जगह कोमा लगा सकते हैं। जी स्पेस की जगह कोमा लगा सकते स्पेस के जगह अगर ये कोमा लगाएंगे, इसका क्या मतलब है? निशांत भाई, ये आप लोगों ने किया हुआ है? जी अब्दुल्ला भाई बताएं। अब जितने भी डिव हैं और जितने भी पी हैं, उनके अंदर हम जो भी स्टाइलिंग इसमें कर रहे होंगे उन सबको टारगेट करेगा। उसके बाद डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उन सबको टारगेट करो। डिव के डायरेक्ट चाइल्ड जितने भी पी एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करो। डिव के फौरन बाद ओनली फर्स्ट पी एलिमेंट, उसको टारगेट करो। डिव के बाद जितने भी पी एलिमेंट्स आने वाले हैं उनको टारगेट करो। तो ये डिफरेंस है जी। सिंबल का नाम तो मुझे भी नहीं आता, ये बस ये नंबर 1 के ना साथ वाला आइकन है जी, टाइल्ट है, TILT। गूगल कर लेते हैं सर। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। टाइल्ड, TILDE। ये टाइल, ये ना हमारे टैब के ऊपर एस्केप बटन के नीचे और 1 के लेफ्ट पे आता है, शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद एक ये भी एलिमेंट साइन है, मतलब विदाउट शिफ्ट प्रेस करें तो ये आएगा, शिफ्ट प्रेस करें तो ये आएगा। ये जो है ना कह लें कि ये जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला 5th, ये सारे रिवाइज कर दूं। ओके जी, साइलेंस प्लीज, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, सर कह रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी डिव एलिमेंट हैं सारों को टारगेट करो, जितने भी पी एलिमेंट हैं सारों को टारगेट करो। डिव को टारगेट करो जिसको क्लास मिली हुई है पी, तो ये उन सबको टारगेट करेगा। डिव को टारगेट करो जिसको आईडी मिली हुई है पी, ये उसको टारगेट करेगा। इसका मतलब है पी IDP, ठीक हो गया। अब ये जो टारगेट करेगा इस एलिमेंट को करेगा, ये जो टारगेट करेगा ये इस एलिमेंट को टारगेट करेगा, ठीक है सर। डिव और पी, जितने भी डिव हैं और जितने भी पी एलिमेंट है ये उन सबको टारगेट करेगा। मीन्स के आप लेट सपोज इसमें भी सेम स्टाइलिंग लिख रहे हैं और इसमें भी सेम स्टाइलिंग लिख रहे हैं। लेट सपोज 5-5 लाइन का कोड आप लिख रहे हैं दोनों में, तो ये तो आप कोड रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप यही चीज़ है जो यहाँ पर लिख रहे होंगे सिंपल, यहाँ पे जाके पी इस तरह लिख दें, तो जितने भी डिव हैं और जितने भी पी हैं उन सबको टारगेट करेगा ये, और सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। ओके जी,
डिव के अंदर जितने भी पी एलिमेंट्स हैं, मीन्स के डिव, इस डिव के अंदर पी एलिमेंट्स हैं, बेशक ये मज़ीद अब किसी भी एलिमेंट के, लेट्स सपोज आर्टिकल और आर्टिकल के अंदर पी एलिमेंट मज़ीद है, ये उसको भी टारगेट करेगा। डिव के फौरन बाद जो पी एलिमेंट है, डिव के फौरन बाद कौन कौन से पी हैं, एक ये पी एलिमेंट है और एक ये पी एलिमेंट है, ये इन दो को टारगेट करेगा। डिव के बाद जो आने वाले एलिमेंट्स हैं पी एलिमेंट, अब इसके बाद आप मज़ीद डिव के फौरन बाद दो पी आ गए, ओके जी। डिव प्लस पी, इसका मतलब कि डिव के फौरन बाद जो फर्स्ट पी एलिमेंट होगा उसको टारगेट करेगा। तो इस डिव के फौरन बाद दो पी एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये टारगेट करेगा फर्स्ट पी एलिमेंट को। उसी के बाद इसी कोड को कॉपी करें और इसका क्या मतलब है, डिव के फौरन बाद जितने भी पी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये उन सब को टारगेट करेगा। तो हमारे सिनेरियो में दो आ रहे हैं तो ये दोनों को टारगेट कर लेगा जी। क्लियर है ये? बाकी ये फाइल है, ये मैं सेव करके फॉरवर्ड भी कर दूंगा आप लोग को, देख लीजिएगा जी। जी क्लियर है ये? कोई सवाल किसी का? वेबसाइट का हर सेक्शन जी वो फ्लेक्सबॉक्स से बन जाता है, हम बनाते हैं फ्लेक्सबॉक्स की मदद से हैं। उसके बाद जी ये इनकी अपनी लाइब्रेरी है w3.css, मीन्स की लाइब्रेरी इन्होंने खुद बनाई है। अच्छा ये जो सिलेक्टर्स है ना, ये मतलब अगर हम कोई नॉर्मल सी वेबसाइट वगैरह बना रहे हो उसमें इतना ज़्यादा यूज़ केस नहीं है इसका। जब आप लाइब्रेरी बना रहे होंगे ना, इंशाल्लाह उस लेवल पे भी पहुंचेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ आती हैं। जब आप बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, लेट्स सपोज जिस तरह बूटस्ट्रैप है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, CSS फ्रेमवर्क है, उसमें ये सारे सेलेक्टर्स फिर यूज़ हो रहे होते हैं, वो टारगेट इस तरह फिर कर रहे होते हैं। उसके बाद सूडो क्लास हमने ये पढ़ा हुआ है पहले ही, ओवर। उसके बाद एक ये फोकस है जो इनपुट फील्ड में होता है, अक्सर ना फोकस सिर्फ और सिर्फ इनपुट फील्ड में होता है कि जैसे ही फोकस हो उस पर आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हैं, आप लोगों की चीज़ें नज़र से गुजर जाएं, इसको हम फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लिंक, अनविजिटेड लिंक के लिए हमने पढ़ा हुआ ये पहले से ही। विजिटेड लिंक के लिए माउस जैसे ही उस एलिमेंट पर आए उस पर जो मर्जी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और एक्टिव, जब हम क्लिक करके रखें, लेट्स सपोज हम इस पर मैं इस टाइम क्लिक किया हुआ है तो ये एक्टिव है, इस टाइम ये एक्टिव होता है। मैं कर्सर लेकर आता हूँ तो ये ओवर होता है। डिव पे जैसे ओवर हो तो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू हो जाए। अब ये देखें, आप किसी एक एलिमेंट को टारगेट करके ना, लेट्स सपोज डिव को ओवर करें, बल्कि मैं आपको इसकी ही एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखें डिव है, डिव के अंदर एक पी एलिमेंट है, ठीक हो गया जी। पी को क्या किया गया है, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले नन करने की वजह से आपको वो शो नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। उसको बैकग्राउंड कलर येलो दिया गया है और पैडिंग 20 पिक्सल। आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक करें तो ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है, जिस तरह नज़र आ रहा है। डिस्प्ले नन करने से आपको एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। इसी के नीचे मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ, लेट्स सपोज जगह के लिए
जी मैं वही दिखाने लगा था, स्पैन एलिमेंट हेयर। रन करें तो ये देखें स्पैन एलिमेंट बिल्कुल वहाँ पर ही आ गया। डिस्प्ले ब्लॉक करें तो ये स्पैन एलिमेंट जैसे वो शो होगा, नेक्स्ट आपको ये नज़र आएगा। अगर इसी चीज़ को हम विजिबिलिटी हिडन से इसको वो करें, हाइड करें, अब रन करें तो ये देखें अब क्या हुआ, वो हाइड तो हो गया, हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी स्पेस नहीं उसने छोड़ी। ये हमने कल पढ़ा था आई थिंक, ऐसे ही है, ये डिफरेंस है। अब हम इसको कर देते हैं विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन, तो क्या होगा, वो एलिमेंट गायब हो जाएगा। अब देखें नीचे हम क्या कर रहे हैं, डिव को टारगेट करो, ओवर करो, जैसे ही हमारा कर्सर आए स्पेस देके पी के डिव के अंदर, डिव को ओवर करने पे जो पी एलिमेंट है उसको डिस्प्ले क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। तो अब देखें जैसे हम इस पे कर्सर लेकर आते हैं तो वो हमें शो हो जाता है। ये जो टेक्स्ट है ये डिव में लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। ये टेक्स्ट जो है ये देखें, ओवर दिस डिव एलिमेंट टू शो द पी एलिमेंट, ये डिव में लिखा हुआ है। हम जैसे ही डिव पे अपना कर्सर लेकर आते हैं तो पी एलिमेंट जो है वो हमें शो हो जाता है। तो ये चीज़ भी आ गई आपके सामने, डिस्प्ले नन हो तो आप उसको बाद में डिस्प्ले ब्लॉक करें तो वो एलिमेंट शो हो जाता है। जी क्लियर है? जी कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का काम भी कर रहा है। यही चीज़ ना आपकी जावास्क्रिप्ट में भी हो सकती है। उसके बाद किसी भी एलिमेंट में, लेट्स सपोज डिव है, डिव के अंदर फर्स्ट चाइल्ड जो है आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, और किसी पैराग्राफ में फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसका, सॉरी फर्स्ट कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर को भी टारगेट कर सकते हैं आप, फर्स्ट लाइन को भी टारगेट कर सकते हैं आप, लास्ट लाइन को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम CSS की मदद से कर सकते हैं। तो आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, उसके बाद सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके जी, किसी का कोई सवाल है अब तक?